नमस्कार। दिल्ली में आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले दिनों सियासी पारा काफ़ी गरमाया हुआ है और ये पारा जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था, इसी बीच आपने एक घटना देखी। घटना थी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन उससे पहले एक और घटना घटती है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। इलेक्टोरल बॉन्ड और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बीच क्या सामंजस्य है, इसके तार जोड़ने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो इसी बीच एक और घटना घटती है। शराब घोटाले में, कथित रूप से जो शराब घोटाला है, उस घोटाले में जेल में थे, तिहाड़ में थे संजय सिंह साहब। संजय सिंह आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं हैं, बल्कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और उनकी बेल हो जाती है, जमानत मिल जाती है। संजय सिंह बाहर निकलते हैं, तिहाड़ के बाहर वो थोड़ा अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी उत्साह में कार्यकर्ता वहां दिखाई देते हैं और कहते हैं जेल के ताले तोड़ेंगे, हमारे नेता छूटेंगे। और इसके बाद जेल के ताले टूटेंगे, हमारे नेता छूटेंगे। इसके बाद देर रात संजय सिंह एक कार्यकर्ता संबोधन देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। काफ़ी ओजस्वी भाषण होता है और इसी बीच जो सियासी गलियारा है, खासकर जो विरोधी पक्ष है, कुछ मीडिया का धड़ा भी है, वो एक प्रचार करता है। प्रचार ये होता है कि संजय सिंह, जिस वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उस वक्त संजय सिंह का बाहर आना क्या मायने रखता है। क्या संजय सिंह अप्रूवर बन गए हैं? क्या संजय सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? ये तमाम सवाल और इसके अलावा आने वाले समय में चुनाव की बातें, बहुत कुछ, और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। खुद संजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और बहुत शुक्रिया कि बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथी। हम दोनों मिलकर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। और सबसे पहले, क्योंकि ये सवाल बार बार हो रहा था और ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बताया गया था कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे याद है आतिशी जी ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो शायद ये जो मामला है कि आप कहीं बीजेपी में तो शामिल नहीं होने जा रहे हैं या आप सरकारी गवाह तो नहीं बनने जा रहे हैं, इसलिए आप छोड़ दिए गए, जबकि केजरीवाल जी अंदर हैं। जरा आप बताइए कि क्या कुछ था। देखिए, ये इन लोगों ने क्यों प्रचारित किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी व्यक्ति मुझे जानता है या जो मैं 6 महीने पहले जब तक मैं बाहर था जिस तरह से बीजेपी वालों के खिलाफ बोलता रहा हूँ, लड़ता रहा हूँ, तो इस बात पे यकीन करने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। अब जमानत मिली सर्वोच्च न्यायालय के 3 माननीय जजों ने ये जमानत दी, उनका आभार है। लेकिन मुझे अपने केस के बारे में बोलने से मना किया गया है, तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ऐसा दुष्प्रचार बीजेपी कर रही थी जमानत मिलने के बाद, उसकी कुछ खबरें भी मैंने वहाँ टीवी पे देखी कि क्या है बेल का खेल और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के, जो गोदी मीडिया का अपना तरीका है। तो मैंने ये तय कर लिया था कि बाहर निकलते ही इस पर पूर्ण विराम लगाना है, तो मैंने इस पर तुरंत पूर्ण विराम लगा दिया। और देखिए, इतिहास आपको 2 तरीके से याद करता है, या तो कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। आज वर्षों बाद भी हिटलर की वही तस्वीर चलती है जिसमें सारे लोग तो उसके अभिवादन में हाथ उठाते हैं, लेकिन एक आदमी है जो हाथ नहीं उठाता जी। तो ऐसे कुछ लोग हिंदुस्तान में अपने आप को मन बना लें, ठान लें और एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि नहीं है, हमें तो इनके आगे नतमस्तक नहीं होना है, इनको नमन नहीं करना है, इनका अभिवादन नहीं करना है, बल्कि इनसे लड़ना है। आपको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, बहादुर के रूप में याद किए जाए या कायर के रूप में याद किए जाए। और ये मेरे दिमाग में, दिल में बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए खतरनाक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इनसे हमें लड़ना है, इनकी सच्चाई को बताना है, क्योंकि अपने सारे गुनाह छुपाकर पब्लिक परसेप्शन में अपने आप को बहुत महान बताना और विश्वगुरु बताना और बड़ी बड़ी बातें करना जी, ये हकीकत नहीं है। दरअसल हकीकत तो कुछ और है। 15 लाख करोड़ रुपए आप पूंजीपतियों का माफ़ कर देते हैं,
नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट कर हिंदुस्तान का बाहर बैठे हुए हैं। ललित मोदी हो, नितिन संदेशरा हो, कितने विजय माल्या हो, कितने नाम बताऊं आपको। जी बिल्कुल। आपने हेयर कट के नाम पे, सेटलमेंट के नाम पे 3,53,000 करोड़ रुपए कंपनियों का माफ कर दिया। नोटबंदी का घोटाला किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कार्रवाई कुछ नहीं की। जितने भ्रष्टाचारी देश भर में, चुनिंदा भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और फिर भी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, मेरी तो समझ में नहीं आता जी। तो इसलिए मुझे, और ये शराब घोटाला, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई उसमें तो ये पता चल गया कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रही है जी। जो व्यक्ति शरद रेड्डी है, ईडी की गिरफ्तारी के बाद उसके खाते कैसे खुले हुए थे, उसके खाते क्यों नहीं फ्रीज किए गए, कैसे उसने 55 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को चंदा दे दिया, और 55 करोड़ रुपए की राशि दी तो क्या प्रधानमंत्री की जानकारी में नहीं था, नड्डा जी की जानकारी में नहीं था, अमित शाह जी की जानकारी में नहीं था। 55 करोड़ रुपए ऐसे चले गए इनके खाते में, और फिर उसकी बेल हो जाती है। ये क्या संयोग है? बिल्कुल बिल्कुल, या दुर्योग है? एक संयोग और है संजय जी कि अडानी, अभी आपने चर्चा भी की, गिरफ्तारी के पहले लगातार आप अडानी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोल रहे थे, बहुत अग्रेसिव ढंग से बोल रहे थे। अडानी के मामले पर बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, महुआ मोइत्रा की भी गई, और मुझे जेल में भेज दिया, और आपको जेल में भेजा। क्या ये जुड़ता है? क्या आपको लगता है कि अडानी की वजह से आपको फंसाया गया? देखिए, निश्चित रूप से ये बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भाई ठीक है, नौकरों के बारे में बोलो चलेगा, मालिक के बारे में मत बोलो। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक पूंजीपति की नौकर सरकार है, उसके लिए काम कर रही है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। किया इन्होंने कार्रवाई। अब वही है कि आपको डरना है या लड़ना है, या आप खुद से तय कीजिए। जो लोग आज डर के इनके साथ मिल जा रहे हैं उनको कभी अच्छे रूप में इतिहास याद करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। नीतीश कुमार जी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। मैं तो जेल में था, बड़ी तकलीफ हुई। ऐसे ऐसे लोग, अभी मैं 2 दिन पहले देखा मैंने, वो गौरव वल्लभ, वो चले गए। बताइए आप, इतनी प्रखरता और मुखरता से वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, और आप ही चले गए बीजेपी में। जीरो गिना रहे थे। संजय जी, तो क्या कारण हो ये सकता जो है? क्या नहीं, कारण डर है एक बहुत बड़ा कारण है, या तात्कालिक लाभ लेना, 2 ही चीज हो सकता है। या तो आप तात्कालिक लाभ के चक्कर में पड़े हुए जी, या आप डरे हुए हैं। 2 के अलावा क्या कारण हो सकता है? मुझे तो ये लगता है। तो डर का तो पूरा इंजाम आप लोगों के खिलाफ भी है। आप लोग वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं गए? नहीं, तो मैंने आपको कहा ना कि आपको 2 तरह से अपने आप को तय करना है कि आपको कैसे जाना, आप क्या चाहते हो कि आपको किस रूप में जाना जाए, कायर के रूप में या बहादुर के रूप में। आज भी कुछ लोगों के नाम हम कायरता के रूप में लेते हैं ना, उनके किस्से बताते हैं ना, ये बताते हैं ना कि कैसे बीजेपी के पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। तो आज जो लोग इस तानाशाह हुकूमत के खिलाफ घुटना टेकेंगे उनको इतिहास में कभी अच्छे रूप में नहीं याद किया जाएगा। मैं कह रहा हूं इस बात। तो ये आपको डरना है कि लड़ना है, ये आपको तय करना है। जी, आगे की थोड़ी रणनीतियों पे बात करते हैं। 4 जून को रिजल्ट आना है, उससे पहले अभी पूरा इलेक्शन, 7 फेज का इलेक्शन सामने है। आप बाहर हैं और काफ़ी मुखरता से आप अपने कार्यकर्ताओं को देख रहा हूं कि एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली और कई राज्यों में आपका और कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस में। ये वही दिल्ली है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने लड़ाई लड़ते थे, पॉलिटिकल लड़ाई। लेकिन अब कार्यकर्ता जो हैं वो आप एक साथ लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कैसे आप एकजुट कर रहे हैं, कैसे उनमें ये विश्वास दिला रहे हैं कि दोनों जो हैं, एक मंच पे एक साथ लड़ना है? बिल्कुल। देश और समाज के सामने अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। आज जो परिस्थिति है वो बहुत विकट है। हम आपातकाल की चर्चा करते हैं, ठीक है, आपातकाल नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ये जो अघोषित आपातकाल है
इस आपातकाल में तो 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया झूठे आरोप में, बेबुनियाद आरोप में। आप देखिए ना, जी मीडिया को कंट्रोल करना है, तमाम संस्थाओं को कंट्रोल करना है, किसानों को लाठियों से पिटवाना है, 750 किसानों की शहादत लेनी है, अग्निवीर योजना लानी है, महंगाई देश में बढ़ानी है, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे के चुप कराना है, चंद पूंजीपतियों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटाना है। तो आप देखिए ये जो परिस्थिति है, और ऊपर से फिर विश्वगुरु बनना है अपने आप को। मतलब जिसको ये कहते हैं कि तुर्रा, ये देखिए जी कि भाई इस सब के बावजूद ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते भी हैं। आप सोचिए आप कि कितनी बड़ी बेशर्मी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय है इसमें हम लोगों को मिलकर सबको जगाने की जिम्मेदारी है। और अगर हम इन मुद्दों से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं तो मुझे वसीम बरेलवी की एक लाइन याद आती है कि नज़र चुरा कर गुजरना है तो गुजर जाओ, मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो मैं अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहा हूँ। जो इन मुद्दों से नज़र चुरा के गुजरना चाहता है तो गुजर जाए। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है 400 पार, अब की बार 400 पार। कल उस नैरेटिव की असलियत मैंने खोली जी, जंतर तो मंतर। मैं जरा चाह रहा हूँ कि आप अपने दर्शकों को ही बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं। अच्छा, देखिए ऐसा है कि ये 400 पार अगर वास्तव में इस नारे में कोई हकीकत होती या मोदी जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता कि हाँ वो 400 पार पा रहे हैं, तो कोई भी राजनेता पहली बात तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता चुनाव के समय में कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करे, दूसरे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करे, विधायकों को गिरफ्तार करे, मंत्रियों को गिरफ्तार करे, सांसदों। ये इनकी घबराहट का नतीजा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी चुनाव हार रही है। 2024 में ये लोग चुनाव हारेंगे। दूसरी बात, अलग अलग राज्य के चुनावों में 13 चुनाव ऐसे हुए, एक दो शायद उसमें संख्या बढ़ भी गई होगी, जहां पर इन्होंने नारे का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत तो कुछ और आया। बंगाल में कहा 200 पार, वहाँ आई 77 सीट, हरियाणा में कहा 75 पार, वहाँ आई 40 सीट, दिल्ली में कहा 45 पार, यहाँ आई 8 सीट, मिजोरम में कहा 21 पार, वहाँ आई 1 सीट। यह है हकीकत। उड़ीसा में बोले 121 पार, वहाँ आई 20 सीट। यह है हकीकत इनकी। मतलब ये नारे हैं। तो ये नारे हैं, इस नारों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। सैचुरेशन पॉइंट पे थी 2019 में भारतीय जनता पार्टी, उससे ज़्यादा तो सीटें नहीं आनी है ना। महाराष्ट्र में सीटें कम होंगी, हरियाणा में सीट कम होगी इस बार, राजस्थान में इनकी सीट कम होगी, बिहार में इनकी सीट कम होगी, आप देखिएगा कर्नाटक में इनकी सीट कम होगी, हमारे जो दर्शक हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी सीटें कम होंगी। संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं लॉजिकली बिल्कुल सही है। हम लोग भी धरातल पे बात करते देखते हैं तो लॉजिकली तो फिट बैठता है। जब अपने दर्शकों से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि साहब ईवीएम है। अच्छा, थोड़ा इसमें जोड़ना चाहता हूँ एक दो सवाल और, फिर ईवीएम पे आना चाहता हूँ। चुनाव आयोग हरियाणा का आपने जिक्र किया, आपकी ही पार्टी के प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी वो परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनको गालियां दी जाती हैं, लिखित गालियां। उसके बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वीवीपैट को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो कैसे भरोसा दिलाएंगे? क्योंकि अब तो लोग जो हैं ये कहते हैं कि इससे अच्छा है कि हम वोट देने ना जाएं। देखिए, वोट नहीं देने जाएंगे तो और उससे नुकसान है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वोट देने तो जरूर जाएं, सारे लोग जाएं। ये डिमांड हम लोगों को जरूर करनी चाहिए कि वीवीपैट की जो पर्ची है जो 5% गिनी जाती है उसको बढ़ाकर 50% कम से कम किया जाए। या दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में अगर 2-3 दिन चुनाव की पर्चियां गिनने में लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आप उसको आदेश कीजिए कि भाई सारी पर्चियां गिनी जाएं, 3 दिन गिनती चलेगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो कुछ तो परिवर्तन करना चाहिए जिससे वोटर्स का विश्वास जीता जा सके और ये भरोसा उनके मन में हो कि हाँ भाई ये ईवीएम का चक्कर जो है, मतलब ईवीएम गड़बड़ करने का चक्कर वो नहीं है।
जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें आपने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं, जरा उसको बताइए। और एक चीज़ के साथ और, कि जो भ्रष्टाचार की बात अभी आप कर रहे थे, क्या भ्रष्टाचार का एक मुद्दा आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन इसको और जन जन तक पहुंचाने जा रहा है? बिल्कुल। इसमें क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अहम रोल निभाने वाला है? देखिए, बिल्कुल पहुंचाना चाहिए। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, 33 कंपनियां ऐसी हैं, 33, जिनको 7 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा। और उन कंपनियों ने 450 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। 6 कंपनी ऐसी है जिसको अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा चंदा उन्होंने बीजेपी को दिया। 600 करोड़ रुपए चंदा दिया, उनका मुनाफा मान लीजिए है 2 करोड़ रुपए, तो उन्होंने 183 करोड़ रुपए, 187 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। तो करीब करीब 93 गुना ज्यादा, यानी मुनाफे से 93 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को कंपनियां दे रही है। मोदी जी ने तो कहा था मैंने 3 लाख सेल कंपनियां बंद करा दी देश भर में। कहां से बनी है भाई ये सब सेल कंपनियां? कैसे चंदा दे रही हैं बीजेपी को? कागजों पे जो कंपनियां चल रही हैं। और तो अब सारी बात आप किनारे कर दीजिए, 2017 में अमेंडमेंट लाया गया। 2017 के पहले चुनाव आयोग का नियम था कि पिछले 3 साल में जितना मुनाफा किसी भी सरकार ये कंपनी का होगा, उन मुनाफे में से मात्र 7.5% आप पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। मोदी जी ने कहा ऐसे तो हमारा खेल ही नहीं चल पाएगा। उन्होंने अमेंडमेंट लाकर इस नियम को बदल दिया और चुनाव आयोग ने आपत्ति की कि जो काम आप ये कर रहे हैं, इससे सेल कंपनियों को खोलकर पार्टियों को चंदा देने की परंपरा शुरू हो जाएगी। और वही हुआ। ये है हकीकत। जी, तो क्या ये मुद्दा भ्रष्टाचार के रूप में ये आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? और एक बात और इसमें जी, और इन कंपनियों के हजारों करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए गए हैं। हजारों करोड़ के टैक्स माफ किए गए इन कंपनियों के। यहां दिल्ली में आप कहते हैं ना एक्सचेकर का नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए गए। ये है हकीकत। संजय जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, तो 1-2 सवाल है मेरे। या तो आप इंडिया गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आप रखना चाहते हैं और कब वो कब आएगा, एक बात। दूसरी बात कि मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कहा कि मुस्लिम लीग का इसमें प्रभाव दिखता है। वो 48 पेज का मैनिफेस्टो मैंने नहीं पढ़ा, और जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कि मुस्लिम लीग के साथ तो सिंध और बंगाल में हिंदू महासभा की सरकारें थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी सिंध में जब बंटवारे का रेजोल्यूशन पास हो रहा था तो मेहर चंद खन्ना उसमें वित्त मंत्री थे जी, और वो सांस बैठे रहे। तो हम तो मुस्लिम लीग के बारे में ये जानते हैं। तो क्या मोदी साहब के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा? काम करते तो बताते ना, काम करते तो बताते। अगर उन्होंने 20 करोड़ नौकरी की जगह मान लीजिए 50 लाख नौकरी भी दी होती तो बताते वो। अगर उन्होंने डीजल पेट्रोल का दाम कम किया होता तो बताते। पक्के मकान बनाए होते तो बताते वो। अभी बताएं क्या वो आपको? क्या बताएंगे बताइए? स्कूल पे काम किया होता, हेल्थ पे काम किया होता तो आपको बताते। अब वो जो बातें कहते हैं कि साहब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। भैया 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तुमने पहुंचा दिया इस देश के ऊपर। तुम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन पर कैपिटा इनकम में तुम 142वें स्थान पे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पूंजी तो बढ़ी, लेकिन चंद पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ी। आम आदमी तो आज भी 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग को खून लगाने का काम मत कीजिए कि मतलब उनको आप बिल्कुल से खोखला कर दें। उनको सोचने समझने की शक्ति दीजिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कब आ रहा? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आना चाहिए। और मेरा अपना ये मत है कि पूरी इंडिया गठबंधन को कुल 4, 5, 10
ऐसे चुनिंदा मुद्दे चुनने चाहिए कि भाई इस पे तो हम सबकी सहमति है, आपकी तरफ से क्या होंगे मुद्दे? वो तय करेंगे हम लोग। रामलीला मैदान में अभी जो आप लोगों की बहुत शानदार बैठक हुई, जो रैली हुई, उसमें 2 महिला नेत्री जो हैं वो बाहर दिखाई दी। एक झारखंड से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरी सुनीता केजरीवाल जी। सुनीता केजरीवाल जी जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं उसके बाद से उनके संदेश को भी वो पढ़ती हुई नजर आई, तो सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी कि वो सियासत में आ रही हैं। क्या कुछ है सच्चाई इसमें? देखिए, पार्टी का आधिकारिक जो बयान है मैं वही बोल सकता हूँ, और हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के बीच में हमने सर्वे भी कराया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सुनीता केजरीवाल जी क्या सियासत में आने वाली हैं, आ रही हैं? अब देखिए, अभी तो इस तरह की परेशानियों से हम लोग गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी जो उनकी भूमिका है वो बहुत साफ है कि अरविंद जी से बातचीत और संवाद में वही हैं परिवार के नाते, तो उनके माध्यम से जो संदेश रहता है अरविंद जी का वो हम लोग को पहुँच जाता है। जी, इलेक्शन कमीशन को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं, और अभी आप तो भुक्तभोगी हैं कि गालियां आ गई आपकी रैली की एप्लीकेशन के लिए। इलेक्शन कमीशन की एफिशिएंसी को लेकर भी सवाल है, निष्पक्षता को लेकर भी सवाल है, ईवीएम के अलावा भी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इस्तेमाल एक निष्पक्षता से होना चाहिए वो नहीं होता है। दूसरी बात कि 2004 का इलेक्शन संजय जी 20 दिन में हो गया था, अगर आपको याद हो 20 दिन में हो गया था। अब 2024 का इलेक्शन, जब आपके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, जब आपके पास साधन ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, लगभग 3 महीने का, ये क्या सुविधा? 2019 का कितने दिन में हो गया था? 2004 का 20 दिन में हो गया था। और 19 का 19 का तो लगभग इतना ही था। नहीं, इससे कम था, इससे क्योंकि मई में ऑलरेडी 26 मई को ओथ ले लिए थे प्रधानमंत्री। 26 मई को, यहाँ 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, 1 जून को आखिरी वोटिंग है 7वें चरण का। 26 मई को शायद पहली बार लिया था उन्होंने। पहली बार तो उसी वही मई के आखिर में ही इन्होंने ले लिया था पहली बार। हाँ, मुझे भी ध्यान आ रहा है कि 2014 में उन्होंने 26 मई को लिया था। 2019 में वही 20 से 30 के बीच में ही लिया है, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मई में सरकार नई बन गई थी। इस बार अगर सब कुछ जिस ढंग से चल रहा है तो लगभग 3 महीने का, 3 नहीं तो 82 दिन का है, 82 दिन का इलेक्शन है, जिस दिन घोषणा हुई है। देखिए, ऐसा है कि 16 मार्च को घोषणा हुई करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। नहीं, वो बात आपकी सही है, तकनीक भी हमारी बढ़ी है और चुनाव जल्दी ख़त्म होने चाहिए थे, वो बात आपकी सही है। लेकिन क्या है कि हम लोग कई बार अगर चुनाव आयोग के बारे में बोलते हैं तो वो एक पॉलिटिकल एंगल से कही गई चीज़ें मानी जाती हैं। आप इसमें अगर आप देखेंगे तो एक स्वर में सबको बोलना चाहिए, सारे विपक्ष के लोगों। विपक्ष के लोग, जो आपका जो इंडिया गठबंधन है, आगे भी रैलियां ऐसी जैसी अभी आप लोगों की रैली हुई थी वैसी रैलियों का कुछ प्लानिंग? संभवतः आगे एक तो खबर आ रही थी कि 21 मार्च को 21 अप्रैल को वहाँ पे रांची में है। रांची में वो उसके अलावा भी प्लानिंग है? क्योंकि सुनने में आया था कि काफ़ी उत्साहित हैं आप लोग उस जो यहाँ का की सफल रैली थी, इसके बाद से 10-12 रैलियों करने का की प्लानिंग। अब रांची का तो मुझे पता है, मैं वहाँ का बता सकता हूँ। एक सवाल और भी, गुजरात में आप और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी साथ साथ लड़ रहे हैं, और गुजरात में पिछले दिनों क्षत्रिय सभा और बाकी लोगों ने बीजेपी का काफ़ी विरोध करना शुरू किया है। क्या कुछ खबरें आपके पास हैं? क्योंकि 2 चुनाव जिसमें 26 की 26 सीटें दोनों में वहाँ शायद इनके कोई कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ टीका टिप्पणी की, रूपाला। तो उसकी वजह से उसका एक रिएक्शन है। बाकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुर्सियां तोड़ रहे हैं बीजेपी के लोग। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में क्या हाल है? नहीं, पंजाब में निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी हम लोगों को, पंजाब में बड़ी सफलता मिलेगी। जी,
तो बहुत सारे प्रश्न और भी करने हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि समय की कमी है और आके खड़े हैं सब तो इसलिए बहुत कुछ बचा है, लेकिन बस मैं ये चाह रहा था कि आपके दर्शकों को ये जरूर पता चलना चाहिए कि भाई ये वास्तव में शराब घोटाला है क्या। जी ये बिल्कुल बताइए। मैं तो इसलिए इस सवाल को छोड़ रहा था कि इतने लोगों को आप बता चुके हैं तो पता नहीं लोगों को याद भी आ गया याद भी हो गया हो, लेकिन जरूर बताइए। नहीं, मंगुंटा रेड्डी वाला केस तो हमने बता दिया। जी ये है क्या? एक आदमी का देखिए क्या है कि जो केजरीवाल जी का केस है वो 10वीं का बच्चा भी आराम से समझ सकता है और वो बता देगा कि भाई इसमें कोई केस बनता ही नहीं। 16 सितंबर को एक आदमी को उसके यहाँ रेड मारी जाती है, मंगुंटा रेड्डी जी। 10 फरवरी 2023 की उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। 16 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है, 18 जुलाई की बेल हो जाती है। शरद रेड्डी 9 नवंबर को छापा, 10 नवंबर को गिरफ्तारी, 25 अप्रैल को उसकी जमानत हो जाती है और इस बीच वो 12 बयान देता है शरद रेड्डी और ये दो बाप बेटे मिला के 10 बयान देते हैं। तो अंतिम के बयान पर रिलाई करती है ईडी और पहले के 8 बयान पर रिलाई नहीं करती, उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। 12 बयान में 10 बयान में केजरीवाल के खिलाफ शरद रेड्डी नहीं बोलता, जिसमें खिलाफ नहीं बोलता उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में, जिसमें खिलाफ बोलता है उसको रिलाई किया जाता है और इसी को आधार बना के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये है पूरा मामला। आज तीसरी याचिका भी लगाई गई है और वो खारिज शायद मेरे ख्याल से खारिज नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत चीफ ही जस्टिस को बहुत ही टेक्निकल पॉइंट पे गया। हाँ। बहुत ही एक ऐसा रिमार्क करके भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि आप जानबूझकर आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं, मानहानि कर रहे हैं, आपके ऊपर कॉस्ट लगाया जाए, आपके ऊपर फाइन लगाया जाए और इसकी सुनवाई के लिए वहीं भेज दिया गया है जहां पे चीफ जस्टिस के पास में, जहां पर देखिए ऑलरेडी 2 याचिकाएं खाली। झूठ तो झूठ ही रहेगा ना, वो सच थोड़ी हो जाएगा। कृष्ण बिहारी नूर जी की एक लाइन है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। सच या तो घटेगा तब भी सच नहीं रहेगा, बढ़ेगा तब भी सच नहीं रहेगा। तो सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। एक आखिरी सवाल कि इंडिया गठबंधन को कितना सोच रहे हैं आप सीटें आएंगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मैं ऐसा मानता हूं कि 300 से अधिक सीटें आनी चाहिए। राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं 180 सीटें आएंगी, मोदी जी को 180 कल कह रहे थे 180 या 160 या 140 तक आ सकती है, मतलब 180 से ऊपर नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं भी ऐसा मानता हूँ और इसीलिए घबराहट में वो ये सब काम कर रहे हैं। कितना मजबूत है आपका गठबंधन? मजबूत है, लड़ेंगे मिलके। बाकी लोकतंत्र में मतभेद तो होना ही चाहिए वरना तानाशाही हो जाएगी। थोड़े बहुत मतभेद चलते रहते हैं, बाकी मजबूत है संगठन। तो शराब घोटाला हो या इलेक्टोरल बॉन्ड हो या तमाम ऐसे मसले जिस पे अभी आप लोग लगातार चर्चा करेंगे और आने वाला वक्त जो है चुनाव का है, मैं समझता हूं कि बहुत व्यस्त रहेंगे आप। बहुत शुभकामनाएं संजय जी आपका कि आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे इस वक्त संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, फायर ब्रांड नेता, और साथ में कि अभी तिहाड़ से जब निकलने के बाद अभी लगातार व्यस्त हैं और अपनी बातों को, विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।